नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान बंधुओं का स्वागत है। अच्छे रिश्ते निभाने के लिए ना अच्छे शर्तों की ना ही किसी तरह के नियम और वादों की जरूरत होती है। जी दीप्ति, जैसा कि अभी हमारे साथ और किसान भाइयों का रिश्ता जो काफ़ी पुराना है और वर्षों से एक दूसरे को हम लोग समझते हुए चले आ रहे हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम भी आ रहे हैं। बिल्कुल, और कार्यक्रम की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। जी दीप्ति जी, क्योंकि जो कृषि समाचार है इससे हमारे किसान भाइयों को कृषि संबंधित नई नई जानकारियाँ भी मिलती है, तो इसमें देर न करें, कृपया जल्दी करें। हाँ तो किसान भाइयों, सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार, जिसमें देखते हैं कि मौसम का मिजाज क्या है, मंडी भाव क्या है और अनाजों का मूल्य क्या है। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि विभाग और भूमि संरक्षण विभाग के संयुक्त प्रयास द्वारा चलाई जा रही है भूमि विकास योजना। मशरूम के उन्नत प्रभेद ओयस्टर या ढिंगरी किसानों के लिए है फायदेमंद। कटाई के काम को आसान करता है वर्टिकल कन्वेयर। हमारे राज्य में परती भूमि बहुत है। इस भूमि से फसल उत्पादन नहीं हो पाता। ऐसे भूभागों को चिन्हित कर उनका विकास किया जा रहा है। कृषि विभाग और भूमि संरक्षण विभाग के संयुक्त प्रयास से परती भूमि विकास योजना चलाई जा रही है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम चलाती है। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक है परती भूमि विकास योजना। हमारे राज्य में ऐसे हजारों हेक्टेयर परती भूमि है जहां खेती बाड़ी नहीं हो पाती। अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसी भूमि का विकास कर कृषि योग्य बनाना आवश्यक है। परती भूमि विकास योजना द्वारा ऐसे जमीन को उपजाऊ बनाकर हजारों लाखों मीट्रिक अनाज उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। बकरी पालन व्यवसाय राज्य में और उन्नति करे, इसके लिए बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य के बकरी पालक इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। राज्य में बकरी पालन व्यवसाय के विकास के लिए पशु विशेषज्ञों के अनुसार स्थानीय बकरियों का नस्ल सुधार करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि स्थानीय बकरियों की तुलना में संकर नस्ल के बकरे बकरियां तेजी से और अधिक बढ़ती हैं। साथ ही उनमें प्रजनन क्षमता भी ज्यादा होती है। इसलिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से संकर जाति की बकरियां लाभप्रद साबित होती हैं। इसलिए इस व्यवसाय के विकास के लिए बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मशरूम, जिसे झारखंड में खुखड़ी भी कहा जाता है, वैसे तो इसके कई प्रभेद हैं, लेकिन ओयस्टर या ढिंगरी नामक मशरूम के प्रभेद अच्छे माने जाते हैं। ये पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होते हैं। इस प्रभेद की खेती कर किसान अच्छा लाभ भी पा सकते हैं। आज मशरूम की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, इसलिए मशरूम उत्पादन आज के समय का लाभप्रद व्यवसाय माना जा रहा है। मशरूम की अच्छी उपज प्राप्ति के लिए ऑयस्टर मशरूम या ढिंगरी नामक मशरूम की प्रजाति उपयुक्त मानी जाती है। इस किस्म के मशरूम का उत्पादन उपयुक्त तापमान पर वर्ष भर कर सकते हैं। 1 किलो भीगे पुआल या भूसी में 30 से 50 ग्राम मशरूम स्पॉन की बिजाई कर लगभग 1 केजी मशरूम प्राप्त की जा सकती है। बात मशरूम की चल रही है तो हम आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में मशरूम घर का तापमान बढ़ जाने से फसल पर कई तरह की समस्याएं आती हैं। विशेषज्ञ द्वारा बताए सुझावों से हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी गर्मी का मौसम है। इस मौसम में लगने वाले मशरूम यानी कि ये मिल्की मशरूम या दूधिया मशरूम जो किसान भाई इसे लगा रहे हैं उनके लिए सावधानियाँ ये कि लगाते समय वो जो नमी है जिसको हम 60 से 70% लगते हैं, इस समय थोड़ी सी नमी की मात्रा बढ़ा के हम 70 से 75% कर लेते हैं। और लगाने के बाद इनमें विशेष रूप से सावधानी रखिए कि इनमें नमी जो है गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी उड़ जाती है, तो नमी बनाए रखने के लिए इसे दिन में 3 बार इसकी सिंचाई करें। और घर के अंदर का जो तापमान है उसे बनाए रखने के लिए आप जूट के बोरों को खिड़कियों पर लगा के उसे पानी से भिगाएं, ताकि रूम का जो तापमान है वो उनकी खेती के लिए सुनिश्चित किया जा सके। गेहूं और धान की फसल तैयार होने के बाद का मुख्य काम होता है कटाई का। इस कार्य को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए वर्टिकल कन्वेयर की सहायता ली जा सकती है।
फसल तैयार होने के बाद कटाई भी एक प्रमुख कृषि कार्य है। गेहूं और धान तैयार होने के बाद उसके कटाई कार्य को सुविधाजनक तरीके से करता है यह वर्टिकल कन्वेयर रीपर। कृषक इस उपकरण का इस्तेमाल कर एक दिन में लगभग 5 एकड़ खेत में लगे फसल की कटाई आसानी से कर सकते हैं। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आइए अब मिलते हैं एक प्रेरणा स्रोत किसान से जो आधुनिक खेतीबाड़ी के साथ पशुपालन भी करते हैं। आज ये अपने क्षेत्र में एक सफल किसान के रूप में जाने जाते हैं। अपने क्षेत्र में सब्जियों की फसल उगाने में माहिर इस किसान से सफल सब्जी उत्पादन के विषय में पूछने पर बताते हैं कि इन्होंने जैविक कृषि की महत्ता को समझते हुए सब्जियों की जैविक कृषि ही करते हैं, जिससे उन्हें अच्छे उत्पादन के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त होता है। हम लोग अच्छे तरीके से अभी हाईटेक होकर के और खेती कर रहे हैं, और खेती में हम लोग का जो सबसे बड़ा अपना साधन है वो डायरी कम्बिनेशन है। और डायरी कम्बिनेशन के साथ हम लोग जो खेती कर रहे हैं उसमें हम लोग को जैविक खाद का प्रचुर मात्रा में अपना व्यवस्था है, और अपना व्यवस्था के साथ ही इस झारखंड की सूखी ज़मीन पर हम लोग अच्छा खेती कर रहे हैं जो देखने योग्य है, जिससे हम लोग अपना भरण पोषण इस खेती के माध्यम से करते आ रहे हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। इन दिनों राज्य की मंडियों में खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर रहे, इनमें कोई विशेष उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया। वहीं सब्जी बाजार में हरी सब्जियों की अच्छी आवक से सब्जियां सस्ती बिकी। आने वाले कुछ दिनों तक सब्जियों के भाव कम रहने की संभावना है। आज कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भाव राज्य की मंडियों में इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए, चीनी न्यूनतम 3550 रुपए से लेकर अधिकतम 3700 रुपए, चना न्यूनतम 5200 रुपए से लेकर अधिकतम 5300 रुपए और आलू न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 33 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। दीप्ति जी, अभी हमने कृषि समाचार देखा और अब आज क्या क्या है हमारे कार्यक्रम में? दलहनी फसलों की खेती हमारे किसान भाई बंधु करते हैं और मूंग की खेती का अभी बिल्कुल सही समय आ गया है, खासकर गर्मा मूंग का। बिल्कुल। तो गर्मा मूंग की खेती के लिए खेतों की तैयारी कैसे करें, मिट्टियों का प्रयोग आप कैसे करें, इसके अलावा कौन से उन्नत नस्ल के बीजों का चुनाव आप करें। जी, यानी दीप्ति जी, गर्मा मूंग की पूरी वैज्ञानिक खेती किस प्रकार की जाए, आज लगता है उसी के बारे में जानकारी देने जा रही हैं। बिल्कुल, आप तो हमारा इशारा समझ गए और किसान भाई बंधु भी समझ गए हैं। तो किसान भाई बंधु, देर किस बात की, सीधे लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BK सिंह जी के पास, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि गर्मा मूंग की खेती कैसे करें और कैसे पाए ढेर सारा लाभ।
किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर बीके सिंह, यहाँ के कार्यक्रम समन्वयक। ये हमें जानकारी देंगे वैज्ञानिक विधि से गर्मा मूंग की खेती कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है गर्मा मूंग की खेती कैसे करें, तो हम लोग तो प्राय जानते हैं कि गर्मा मूंग की जो खेती होती है ये 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च, जबकि ये मार्च का महीना निकल चुका है। तो अभी जो पछात जो गर्मा मूंग की यूँ कहें तो हमारे किसान भाई पछात गर्मा मूंग की खेती कैसे करें, इस पर जोर देकर हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए किसान भाइयों, दलहनी फसलों में मूंग का बहुत महत्व है क्योंकि ये 60-65 दिन में फसल तैयार हो जाती है। इतने कम दिन में तैयार होने वाली और कोई फसल जल्दी है नहीं। हाँ, जो किसान भाई अभी बोना चाहते हैं, गेहूं काट कर जो मूंग की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कम दिन में ही अच्छी उपज दे सकती है। जैसे पूसा विशाल एक प्रजाति है, बहुत अच्छी प्रजाति है। मेहा, अगर इसका बीज मिल जाए आपको, या एसएलएम 688 एक प्रजाति है जो जिसका कि 60 दिन में इसकी उपज आपको मिल जाएगी। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत का चयन करना चाहिए जिसमें कि दोमट या बलुई दोमट मिट्टी हो, जिसमें कि पानी रोकने की क्षमता अच्छी हो। और इसके लिए आपको एक चीज़ ये भी करना होगा कि 2 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद अवश्य डालें, क्योंकि गोबर की खाद जब डालते हैं तो उससे पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि किसान भाई, अगर आप मूंग की खेती अभी करते हैं तो बीज का उपचार अवश्य करें। 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है और बीज का उपचार सबसे पहले थीरम या बेबस्टीन आप ले लीजिए। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका उपचार करें। आप बीज ले लीजिए और उसके ऊपर दवा छिड़क कर थोड़ा पानी मिला के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप राइजोबियम कल्चर से इसका उपचार अवश्य करें। प्रत्येक फसल के दलहनी फसल के लिए अलग अलग राइजोबियम कल्चर होता है और इस चीज़ का अवश्य ध्यान दें कि पहले केमिकल का उपचार करने के बाद ही आप जो है उसको बीजोपचार शोधित करेंगे राइजोबियम कल्चर से। 200 ग्राम का पैकेट होता है और वो 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो आप 50 ग्राम आप गुड़ ले लीजिए और आधा लीटर पानी में उसको गर्म कर लीजिए और उसमें आप जब पूरा उतार दीजिए, पूरा जब ठंडा हो जाए तो उसमें आप कल्चर डाल दीजिए और उसको 10 किलो बीज पर उस कल्चर को अच्छी तरह से मिलाकर छाया में इसको सुखाने के लिए कम से कम 4 घंटे के लिए रख दीजिए। और ध्यान ये रहे कि कड़ी धूप न लगे। जब भी आप बुआई करते हैं तो 10 बजे के पहले अवश्य कर लें या आप 3-4 बजे के बाद इसकी बुआई करें। और बुआई में भी ध्यान रखिए, क्योंकि अब देर हो चुकी है, तो 25 से 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी लाइन से लाइन की न रखें और करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी पौधे से पौधे का रखें। और जहाँ तक सवाल है कि कितनी गहराई पर बीज बोएं, तो 4-5 सेंटीमीटर नीचे इसकी गहराई में बोएं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो खेत तैयार करने के पहले उसमें एक बार पानी चला दें, जिससे कि बुआई के समय उचित नमी हो। और खरपतवार भी इसमें काफ़ी निकलता है, जिसके लिए कि आप पेंडामिथलिन का प्रयोग करें। पेंडामिथलिन एक ऐसी दवा है जो कि बुआई के 48 घंटे के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलो सक्रिय तत्व जो कि 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग किया जाता है। करीब 600 से 700 लीटर पानी लगता है और फ्लैट फैन नोजल के द्वारा जो आपके नैपसेक स्प्रेयर में लगता है उसके द्वारा इसका छिड़काव किया जाता है। दूसरा प्रश्न इसमें आता है कि हम उर्वरक का प्रयोग कैसे करें। खाद आप तो सड़ी गोबर की खाद डाल दिए, लेकिन क्योंकि दलहनी फसल होने के नाते इसको शुरुआत में थोड़ा नत्रजन की ज़रूरत होती है, अन्यथा ये वायुमंडल से नत्रजन ग्रहण कर लेता है। तो शुरुआत में हमको नत्रजन चाहिए, इसलिए अगर हम डीएपी का प्रयोग 100 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर की दर से अगर प्रयोग करते हैं तो इसको प्रचुर मात्रा में इसको जितना भी नत्रजन और फास्फोरस चाहिए इसको मिल जाता है। इसके साथ अगर हम 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर अगर हम देते हैं तो इसका अच्छा उपज मिल जाता है। दूसरी चीज़ हम अवश्य कहेंगे कि सल्फर का प्रयोग दलहनी फसल में आप अवश्य करें। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें जो नोडुलेशन होता है, इसकी जड़ में जो गांठ बनती है उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसके बढ़वार के लिए सल्फर का बहुत महत्व होता है। इसलिए आप डाई, यूरिया, पोटाश के अलावा सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। ये तो आपने लगाते समय का खाद का प्रयोग या उर्वरक प्रयोग के बारे में बताया। अब जब लगाने के कितने दिन के बाद हमारे किसान भाई इसको सिंचाई देंगे?
देखिए, जहाँ तक प्रश्न सिंचाई का है तो इसमें कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिस अवस्था में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप 1 महीने की फसल जब आप हो जाती है तो उस समय इसमें पानी की कमी नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें जब दाना बनता है उसमें पानी की कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगला समय जो है वो गर्मी का आ रहा है, तो इसलिए कम से कम इसको 8-10 दिन पर इसकी सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। उसके लिए किसान भाइयों की चाहिए कि छोटी छोटी क्यारियों में बुआई के तुरंत बाद छोटी छोटी क्यारियों में मेड़ी बना देना चाहिए, और जिससे कि कम से कम पानी का नुकसान हो। नहीं तो यहाँ का जो ज़मीन है उसमें ढालू बहुत ज़्यादा है, जिससे कि एक अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और पानी रुका रहेगा। तो अभी जैसा कि आपने सिंचाई के बारे में बताया डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सिंचाई के बाद अगर जो भी कीट वगैरह लगता है उसका हमारे किसान भाई कैसे देखभाल करें? हाँ, ये बहुत सही प्रश्न आपने किया। कीट में सबसे पहले हमको तो ये देखना है कि क्या इसमें दीमक लगता है, क्योंकि अभी सूखा पड़ेगा, गर्मी रहेगी तो दीमक लगने की संभावना ज़्यादा रहती है कि अगर गेहूं की जड़ है तो जड़ सड़ेगी तो उसमें भी दीमक लगता है, उससे भी फैल जाता है। तो क्लोरपाइरीफास नामक एक दवा होती है जो कि 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 20% उसका जो है कंसंट्रेशन होता है, इसी 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। और अगर किसान भाई के पास मशीन नहीं है तो इसका धूल भी मिलता है। 20 किलोग्राम धूल 1.5% जो क्लोरपाइरीफास होता है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसको अंतिम बुआई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। दूसरा, इसमें एक पीला रोग लग जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जो जिसे कि हम लोग मोज़ेक कहते हैं, येलो मोज़ेक वायरस। ये बहुत इसका समझिए कैंसर है। अगर जिस फसल में लग गया उस पौधे को तो हम नहीं ठीक कर सकते, उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो पौधा तुरंत उखाड़ कर और कहीं मिट्टी में अन्यत्र गाड़ दें, और कोई कीटनाशक दवा, क्योंकि ये कीड़े से फैलता है, तो हमको चाहिए कि उस खेत में कीड़ा ना हो जो कि एक पत्ती से उड़कर दूसरी पत्ती पर बैठता है, उसी से फैलता है, तो हमको कोई कीटनाशक दवा उसमें डाल देना चाहिए। दूसरा, कभी कभी इसमें कोई कीड़ा भी लग जाता है जो कि पत्तियों के हरे रंग को खुरच कर खाता है, ऐसा भी इसमें लग जाता है। उसके लिए आप क्लोरपाइरीफास का प्रयोग करें, और क्लोरपाइरीफास एक ऐसी दवा है जिसको हम छिड़कते हैं तो वो मोज़ेक वायरस का भी जो है नियंत्रण कर लेता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि पौधा जो है बहुत बढ़वार तो ले लेता है, लेकिन उसमें फल ना के बराबर होता है, ऐसा क्यों? सही बात, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका जवाब ज़्यादातर लोग जो है किसान भाई ढूंढते रह जाते हैं कि हमारा ये बौरा गया, बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उसमें फल ही नहीं आई। देखिए, ये इस मौसम में नहीं होता है, अक्सर ये होता है बरसात में। जब फूल निकलने का समय आता है तो अगर उस समय जो है बरसात हो जाए तो वो फूल झड़ जाता है और दिखता नहीं है। उसके बाद फिर जब मौसम आता है बढ़िया तो उस समय फिर फूल निकलता है और फली लगती है। तो इसमें हमारा जो मेहा प्रजाति है, ये प्रजाति बहुत अच्छी है, और इसको जहाँ तक है एक बार ही तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, इसको बार बार तोड़ने की भी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती है। तो मेहा एक ऐसी प्रजाति है, और ये IIPR कानपुर से विकसित की गई है। इसका बीज भी बाज़ार में उपलब्ध है, और अगर इसका किसान भाई इस मौसम में लेते हैं फसल तो इसकी उपज को अगले मौसम खरीफ में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी गर्मा मूंग की खेती के बारे में। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा, खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है, और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी, और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो दीप्ति जी, गर्मा मूंग के खेती के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। तो आज और क्या खास है हमारे कार्यक्रम में? बिल्कुल, हम हमेशा अच्छी अच्छी सब्जियों की जानकारी देते हैं, अनाजों का भाव बताते हैं, पशुपालन के बारे में बताते हैं, लेकिन इसके पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ होता है वो होते हैं हमारे किसान।
खासकर दीप्ति जी जो सफल किसान हैं, ये हम लोग भी कभी कभी सफल किसान को इसलिए दिखाते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनसे प्रेरणा ले और उसी की तरह खेती करके आगे बढ़ें और अपने आप को सफल बनाएं। बिल्कुल, और साधारण किसान से सफल किसान बनना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो किस तरह से दीप्ति जी मुश्किल का काम है, पर हमारे किसान भाई अपने मेहनत से, लगन से और साथ में नई नई वैज्ञानिक जानकारी अगर उन्हें मिले तो वे भी साधारण किसान से सफल किसान बन सकते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो आपको साधारण किसान से सफल किसान बनाते हैं? अगर आप किसी सफल किसान से मिले और उनसे ले ये सारी बातों की जानकारी, तो ही आप समझ पाएंगे कि सफल किसान आप कैसे बन पाएंगे। तो किसान भाइयों, आज आपके साथ हैं सफल किसान चंद्रदीप सिंह जी, जो बताएंगे कि कैसे उन्होंने सफलता हासिल की कृषि के क्षेत्र में। तो चलिए मिलते हैं और मुलाकात कराते हैं आपके सफल किसान चंद्रदीप सिंह जी से। किसान भाइयों नमस्कार। आज कृषि दर्शन की टीम आई है लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड में, जहां एक सफल किसान की कहानी उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और ये सफल किसान है चंद्रदीप जी। चंद्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद। और किसान भाइयों जोहार। चंद्रदीप जी, आप कृषि और खेती किसानी के क्षेत्र में कब से जुड़े, ये हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। मैं इंटर तक पढ़ाई की, आईएससी करने के बाद मैं खेती से जुड़ा। चूँकि मेरा परिवार किसान ही है, इसलिए मैं अपना परंपरागत पेशा को अपनाया और उसी को आगे बढ़ाते हुए पशुपालन की ओर भी ध्यान दिया। और मैं कई राज्यों में पशुपालन की ट्रेनिंग भी ले चुका हूँ। मैं पाराभेट की ट्रेनिंग भी 1 महीने के लिए पुणे में से ली है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक सफल किसान इसलिए हैं क्योंकि आप खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी पूरा का पूरा ध्यान लगाते हैं। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप जब खेती करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से घास का उत्पादन आप करते हैं, जिसमें आपने कार्यक्रम के दौरान के शुरुआत में हमें बताइए कि एंजोला घास के साथ एपियर घास की खेती आप करते हैं। तो किस तरह से इसकी खेती करते हैं? देखिए, पशुपालन में महत्वपूर्ण होता है खर्चे में कम करना, और खर्चे में कम करने के लिए पशुओं को हरा चारा आवश्यक होता है। और इसलिए हरा चारा का उत्पादन हम हर सीजन में सीजन के हिसाब से करते हैं। अजोला और नेपियर चूँकि हमें सालों भर प्राप्त होता है, इसलिए अभी दिख रहा है आपको जई और बरसिम समाप्त हो चुके हैं और आगे सूडान, मक्का वगैरह की खेती की जाएगी ताकि हमारे पशुओं को सालों भर हरा चारा मिल सके। चंद्रदीप जी, आप पशुपालन के साथ साथ चारे का उत्पादन करते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी आप बना रहे हैं घर पे। तो किस तरह से इन तीनों में सामंजस्य आप बिठा पाते हैं? देखिए, मेरा मुख्य पेशा पशुपालन है और पशुओं को हरे चारे की आवश्यकता होती है। और एवं पशुओं से जो गोबर का उत्पादन होता है उससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है। मैंने इसके लिए तैयारी की हुई है। एक बेड में गोबर भी डाला हुआ है, एक बेड में वर्मी कंपोस्ट तैयार है। और इसको हम हरे चारे एवं खेतों में डालते हैं ताकि हमको जो उत्पादन का जो खर्चा आता है हरा चारा, उसमें खर्चा कम पड़ता है। और फिर जो हरा चारा भी हमको उत्तम कोटि का मिलता है। तो किसान भाई, आपने देखा कि चंद्रदीप जी किस तरह से कृषि के साथ साथ पशुपालन का एक चक्र जो होता है वो पूरा कर रहे हैं। जैसे वो घास उगाते हैं और इन घासों को वो अपने पशुओं को देते हैं और पशु इसे चारे के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद पशु है वो खाद देते हैं और इन खादों को ये वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार करके वापस ये उन्हें खेतों में डाल देते हैं। जिस तरह से एक चक्र है वो पूरी अच्छी तरह से चलता है और कम खर्चे में अधिक से अधिक मुनाफा इन्हें मिलता है। तो ये बहुत अच्छा संदेश हुआ हमारे किसान भाइयों के लिए। आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए कि आप पशुपालन कर रहे हैं, तो यहाँ आप पशुपालन करते हैं, गायों का पालन कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से कौन कौन सी नस्लों का पालन आप कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ होलिस्टन फ्रीजियन और
जर्सी गाय हैं। हॉलिस्टन फ्रीजियन और जर्सी दूध उत्पादन में अच्छी कोटि की गाय मानी जाती है और इनसे हमें हमेशा दूध मिलता है, जिससे निरंतरता बनी रहती है और हमेशा हमें आमदनी उससे होती रहती है। देसी पशुओं से हमें दूध कम समय तक प्राप्त होता है, जिससे खर्चा हमारा बढ़ता है और आर्थिक आमदनी भी हमेशा बनी नहीं रह सकती है। इसलिए हमें फ्रीजियन और जर्सी की अच्छी विदेशी नस्लों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, इससे तो उत्पादन अधिक से अधिक होता है और दूध भी अधिक उत्पादन होगा तो न सिर्फ आप घर के बच्चों को बल्कि आप गांव के लोगों को भी दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही। अब आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए कि जब आप घास लगा रहे हैं तो इजोला घास की जानकारी तो हमने आपसे ले ही ली, नेपियर घास के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि किस तरह से नेपियर घास की आप खेती करते हैं, खेतों की तैयारी कैसे करते हैं और इसे लगाने की सही विधि क्या क्या है। नेपियर घास एक बहुवर्षीय फसल है। इसको एक बार लगा देने से बार बार इसकी कटिंग होती रहती है सालों भर। इसकी डंटी लगाई जाती है। पहले तो खेत की अच्छी तरह जुताई करते हैं। जुताई के बाद उसको मेड़ बनाया जाता है और मेड़ के ऊपर लगाते हैं ताकि पानी का भी निकास अच्छी तरह से हो जाए और बीच बीच में इसमें उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। हर कटिंग के बाद इसमें उर्वरक एवं निकाई गुड़ाई की जाती है और बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई भी की जाती है। अब हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि जैविक खाद जो आप घर में बनाते हैं उसे बनाने की प्रक्रिया क्या क्या है। जैविक खाद बनाने के लिए पहले हम एक बेड का इस्तेमाल करते हैं और बेड में पहले कुछ जो हमारे पास गोबर जो उत्पाद होता है उसको नीचे डालते हैं। उसके ऊपर कुछ सड़ी गली पत्ती वगैरह जो होता है अगल बगल में उसको डालते हैं ताकि उससे हमको दो फायदा होता है। एक तो जगह की सफाई हो जाती है, दूसरा खाद के रूप में उसका प्रयोग होता है और ये वर्मी कंपोस्ट 45 दिन में हमें पूरा तैयार मिल जाता है। उसके बाद निकालने के लायक हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट का एक दो बार करने के बाद इससे हम जो वर्मी का भी हम उत्पादन कर सकते हैं और उसको भी बेच सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो एक सफल किसान आपकी तरह अगर बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं। देखिए, किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना आवश्यक है। अगर अपनी आर्थिक आमदनी को निरंतरता बनाए रखनी है तो पशुपालन आवश्यक है। तो किसान भाइयों, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा कि किस तरह से आप पशुपालन के साथ साथ खेती और इसके साथ साथ खेतों में आप खादों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, खादों को घर पे कैसे बना सकते हैं और एक सफल चक्र आप कैसे बना सकते हैं और सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो दीप्ति जी, आज का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। एक गर्मा मूंग की जानकारी मिली, साथ ही एक सफल किसान से भी हमारे किसान भाइयों ने मुलाकात की। बिल्कुल, और इसी तरह की बहुत सारी जानकारियाँ लेने के लिए अब तो हमें जाना पड़ेगा, लेकिन जाने के पहले आपको क्या करना है ये संजय जी बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको कोई समस्या हो कृषि संबंधित या कोई सुझाव हो तो कृपया हमें पत्र लिखें। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, पत्र देना ना भूलिएगा। वक्त कम रहा या ज़्यादा रहा, आपसे मिलेंगे ये वादा रहा। इसी वादे के साथ आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम को देते हैं यहीं पर विराम। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।